हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम जो सेशन चला हुआ है वो सीटेट की क्लासेस मतलब साइंस पेपर 2 का चला हुआ है। और पिछली क्लास में हमने फिजिक्स का सेशन किया हुआ था। ये MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तो चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है जी। आज जो आपका सेशन रहेगा वो बच्चों आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा क्या है। हीरा मतलब जिसको हम बोलते हैं डायमंड। ठीक है जी। क्या होता है डायमंड? जो होता है ये क्या होता है? डायमंड एक क्या है, यौगिक है? बिल्कुल नहीं है सर जी, मिक्सचर नहीं है सर। तो सर चलो सोच तो कह सकते हैं, परंतु इससे अलग देखिए ये क्या होता है, एक तत्व होता है। अच्छा समझिए, इसको हीरो को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बन का अपर रूप। ठीक है जी। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का जो अपर रूप होता है वो डायमंड होता है। एक और होता है मेरे भाइयों, आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट जो होता है वो भी आपका क्या होता है, कार्बन का अपर रूप। मोस्टली जो होते हैं लगभग दो जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है, कार्बन के जो शुद्ध अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो डायमंड हीरा होता है और एक क्या होता है, ग्रेफाइट। यदि मैं बात करता हूँ हीरा जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, तो हीरा जो होता है बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होता है। कौन? डायमंड जो होगा। परंतु मैं बात करता हूं डायमंड जो होता है, जो हीरा होता है, ये हीट का क्या होता है, हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर। क्या होता है? गुड कंडक्टर। विशेष तौर पर ध्यान रखें, हीट मतलब ऊष्मा का गुड कंडक्टर होता है हीरा, और जो आपका बैड कंडक्टर होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब कि बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिसमें से बिजली गुजर जाए वो गुड कंडक्टर, जिसमें से आपको बिजली ना गुजरे वो क्या होता है, क्या होता है, बैड कंडक्टर। जिसमें से बिजली गुजर जाए वो कैसा, गुड कंडक्टर, जिसमें से ना गुजरे वो बैड कंडक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो हीट का क्या होता है, ये होता है हीट का गुड कंडक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर। कौन? डायमंड। यदि मैं बात करता हूँ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये विद्युत का क्या होता है भाई साहब, आपका विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये क्या कर सकता है, इसमें से आपकी बिजली गुजर सकती है। एक क्वेश्चन से आपको लगभग मैं 10 से 12 क्वेश्चन बताने वाला हूं भाई साहब। आपकी जो भी समस्याएं सारी आपको सॉल्व मिलेंगी। देखिए, और मैं बता देता हूं ग्रेफाइट के बारे में। देखो यूज कहाँ किया जाता है ग्रेफाइट का, यूज ऑफ ग्रेफाइट क्या लिखेंगे, यूज, यूज ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है जी। यूज ऑफ ग्रेफाइट कहाँ होगा, यूज ऑफ ग्रेफाइट, यूज ऑफ ग्रेफाइट जो होगा इसका यूज किया जाता है पेंसिल में। हाँ जी, पेंसिल का जो सुरमा होता है मेरे दोस्तों, वो किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है, पेंसिल का सुरमा। और यदि मैं बात करता हूँ, पेंसिल का सुरमा हो गया आपका, और दूसरा आपका क्या हो गया, सेल जो होते हैं ना, जो बैटरी के सेल होते हैं। ठीक है, बैटरी, बैटरी सेल, बैटरी सेल के अंदर भी क्या होता है, इसका यूज किया। समझ में आ रहा है भाई? वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपको जब तक सीटेट का पेपर होगा तब तक पूरा का पूरा विदाउट कॉस्ट आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है, विद थ्योरी आपको कराते रहेंगे। आपकी टेंशन फ्री कर देंगे भाई साहब। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से जो आपका रासायनिक यौगिक, इसका मतलब केमिकल, केमिकल कंपाउंड। ठीक है जी। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल कंपाउंड है? अमोनिया है, वायु है, पारा है, या ये सभी? तो ध्यान रखना, वायु मेरे दोस्तों, वायु एयर होती है, जो एयर एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर मतलब मिश्रण। भाई साहब एयर को तो मिश्रण बोलते हैं, क्योंकि इसमें एयर के मिश्रण के अंदर, क्योंकि हवा जो होती है इसमें आपका नाइट्रोजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें ऑर्गन भी है। तो भाई साहब इसमें विशेष तौर पर बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो ये मिक्सचर हो गया। पारा, भाई साहब पारा जे आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है सर, ये एक तत्व है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, रासायनिक यौगिक नहीं। कौन सा हो गया भाई साहब, अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं NH3। ठीक है जी। ये क्या होता है आपका, एक क्या है, रासायनिक यौगिक है, इसका मतलब केमिकल कंपाउंड है। अच्छा कंपाउंड होते क्या है, एक जर्नलिस्ट में आपको बात बताता हूँ। कंपाउंड जो होता है उसका एक करेक्टरिस्टिक समझिए, उसका एक जर्नल फॉर्मूला होता है ना। मोस्टली आपका क्या होगा, जर्नल फॉर्मूला। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सभी का होगा, परंतु जर्नल क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ पानी,
पानी है, वाटर, और वाटर को बोलते हैं H2O। तो देखिए भाई साहब, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये भी कंपाउंड है। आपके सामने मैं जैसे आपके सामने लिखता हूँ एल्कोहल, ठीक है जी, एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये भी क्या है आपका कंपाउंड है, क्योंकि सर जी कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड है। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ भाई साहब, कुछ भी आप समझ सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये भी क्या होता है भाई साहब, कंपाउंड। मैं आपके सामने जैसे मान के चल लिख दूं ZnSO4, ये भी क्या होता है, कंपाउंड होता है। जिसका जर्नल फार्मूला बन जाए वो आपके साथ क्या होते हैं, कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन रही होगी, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो पानी बनेगा। ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन कराते समय एनर्जी रिलीज हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, तो आंसर क्या होगा, अमोनिया होगा भाई साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्धतम तत्व कौन सा है? शुद्धतम या प्योर आपका एलिमेंट कौन सा होता है? कांच होगा, सीमेंट होगा या सोडियम होगा? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर जी। एलिमेंट वो होते हैं जो किसके अंदर आते हैं सर जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं, वही तो प्योर कहे जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सभी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं ना सभी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो भाई साहब इसका आंसर कांच नहीं होगा भाई साहब, कांच जो होता है ये प्योर नहीं है। सीमेंट भी बिल्कुल नहीं होगा सर जी। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम, सोडियम, सोडियम Na। क्या होगा, सोडियम जो होता है ये क्या होता है आपका, प्योर तत्व होता है, ठीक है जी। सर जी तत्व भी होता है सर जी, प्लस में क्या होता है, ये आपका मेटल भी होता है। क्या होता है, मेटल मतलब धातु, धातु होता है सर। क्योंकि आपको पता होगा टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीफ की जो है उसमें आपके कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं भाई साहब, 118 एलिमेंट, 118 तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखें, सोडियम जो होगा ये एक मेटल है, धातु है, ये एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। भाई साहब बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं आपके। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक एडवांस बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीजें बेसिक हैं, इनको समझिए, ठीक है। और जब पेपर में आता है ना, वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई साहब छोटी छोटी चीजें, क्या होता है वहां पर आपका मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर यही चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना, सोडियम जो होगा ये कैसा होता है, मेटल होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, तो शुद्धतम तत्व कौन सा होगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया? तो एक व्यक्ति था, याद करने वाली बात है, उसका नाम था जो आपका एटम थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ एटम या एटम थ्योरी जो दी थी वो आपका किसने दी थी भाई साहब, वो दी थी जॉन डॉल्टन। क्या नाम था, जॉन डॉल्टन। एक व्यक्ति हुए जॉन डॉल्टन, ठीक है जी। रेडियो, देखो परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डॉल्टन ने बताया। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करे थे। और रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस की खोजकर्ता कहा जाता है, किसी पदार्थ। समझ में आ रहा है? विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है ना, एक टेम्परेरी पार्टिकल्स कौन सा होता है, अस्थायी है? न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या ये सभी? जल्दी से बता दीजिए। अच्छा जर्नल से एक मैं चीज आपको बात करता हूं, न्यूट्रॉन, भाई साहब न्यूट्रॉन मेरे भाइयों जो होता है, ठीक है, इस पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल है ना, उदासीन हम कह सकते हैं। तो पहली बात, इस पर कोई चार्ज नहीं होता वैसे न्यूट्रॉन पर। आगे आता है इलेक्ट्रॉन, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ई नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक कह सकते हैं या हम कह सकते हैं नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई, नेगेटिव चार्ज होगा। आगे आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को बोलते हैं भाई साहब, प्रोटॉन को होता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा चार्ज होता है, चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, सभी की वैल्यू होती है, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होगा तो माइनस होगा, पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा। अच्छा प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा होगा मेरे भाइयों, पॉजिटिव चार्ज होगा मेरे भाई। और पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे हम धनात्मक आवेश। मुझे कमेंट करके बता दीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर तो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। ये किसका चार्ज है मेरे भाइयों, इलेक्ट्रॉन। यदि मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पर सेम होता है, परंतु इसमें क्या होगा, ये माइनस का है, -1.6, और प्रोटॉन पर होता है कितना आपका 19 कूलम। यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें भाई साहब, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे।
आगे तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है? भाई साहब सभी सीधी सी बात, अभी मैंने चार्ज बताया है तो देख लीजिए भाई साहब इनमें से कौन सा चार्ज रहित है। ठीक है, विदाउट चार्ज है, ऐसा कौन सा पार्टिकल है? तो देखिए भाई साहब आपको पता होगा कौन सा होगा सर जी। आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा होगा सर जी? सीधा सीधा हो गया न्यूट्रॉन होगा। कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा मेरे भाई। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखें, तो कौन सा होगा? न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, जीरो। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखना मेरे भाइयों। जल्दी से फटाफट से अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु विद्युत क्या होते हैं? परमाणु विद्युत क्या होते हैं? तो बताइए ये क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं या द्विधनात्मक होते हैं? भाई साहब उदासीन। तो परमाणु विद्युत जो होते हैं, जो आपके एटम होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं भाई साहब? ये क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? न्यूट्रल होते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा मेरे भाइयों। चलिए आगे तरफ चलेंगे। आगे तरफ चलने वाला क्वेश्चन देखिए, 108 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? एक ही चीज बताऊंगा, सारे खोजकर्ता आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं भाई साहब? जॉन डाल्टन, थॉमसन या रदरफोर्ड। देखिए एक लॉजिक सुनिए, मैं आपको बताता हूं, शायद आपने पढ़ भी रखा होगा, है ना? तरीका सभी का सेम ही होता है, किसी का अलग हो सकता है, हमारा थोड़ा देखिए। तो देखिए एक लॉजिक होता है, ईंट पर नाच। लॉजिक है भाई साहब, ईंट पर नाच। देखिए यहां पर लिखा हुआ ई से आप लिख लो इलेक्ट्रॉन। क्या लिख लीजिए मेरे भाइयों? इलेक्ट्रॉन लिख लिया आपने। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ रे, पैसे हो गया आपका प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। पैसे प्रोटॉन हो गया मेरे भाई। ने से हो गया न्यूट्रॉन। तीनों हो गए भाई, तीनों भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पैसे लगा लो, जे थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन। लो जी, थॉमसन लिख दिया। क्या लिख दिया? थॉमसन। क्या लिख दिया भाई साहब? थॉमसन लिख दिया। थॉमसन हो गया। विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई साहब, इसके जो पूरे खोजकर्ता कहे जाते हैं ना, वो जे थॉमसन है नाम इनका। पैसे प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भाई साहब कंफ्यूज ना हो, रदरफोर्ड। आगे ने से न्यूट्रॉन और चैसे हो गया जेम्स चैडविक। इनका पूरा नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, आपसे कभी भी कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। एक और ध्यान रखें, कभी कभी ये प्रोटॉन के खोज रदरफोर्ड, कभी कभी ना गोल्ड स्टीन भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना भाई साहब। गोल्ड स्टीन, क्या नाम है? गोल्ड स्टीन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो यहीं पर आपको निकल रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पूछा गया, ई से इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? थॉमसन। तो क्या हो गया भाई साहब? ये रहा आंसर, जे थॉमसन। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो भाई साहब जो कार्य मैंने बताया उसको करते रहिए भाई। ठीक है जी, चलिए पूरा वादा रहेगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की है? सीधा सीधा आंसर हो गया। तो पैसे क्या होगा? ईंट पे। पैसे क्या होगा? प्रोटॉन, रहते रदरफोर्ड। आंसर सीधा सीधा आ गया। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे तरफ चलेंगे। देखो इसको रेडियो एक्टिविटी की खोज करा जाता है। ये फेराडे थे, माइकल फेराडे थे, इन्होंने ट्रांसफार्मर की खोज करी थी। और जॉन डाल्टन था, अभी पता है, परमाणु के बारे में खोज करता है। ठीक है जी, परमाणु खोज करता कौन है? जॉन डाल्टन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, न्यूट्रॉन की खोज कौन की है? तो अभी बताया लॉजिक, पिछले क्वेश्चन वही, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो भैया नाच हो गया, ने से हो गया न्यूट्रॉन, नाच बताया था नाच, और नाच से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और भाई साहब न्यूट्रॉन, और उसके क्या हो गया? क्या हो गया? चैडविक। ठीक है जी, चैडविक। विशेष तौर पर ध्यान रखें, आंसर क्या होगा भाई साहब? न्यूट्रॉन खोज करता कौन है? चैडविक हो गया मेरे भाइयों। चलिए आगे तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। इसका मतलब 111, 111 क्वेश्चन है। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। देखिए भाई साहब समझिए, यदि मैं परमाणु नाभिक की बात करूं, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एटम, परमाणु के केंद्रक की खोज किसने की है? तो भाई साहब वो सीधा सीधा कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका रदरफोर्ड। कौन है भाई साहब? रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के केंद्रक के खोज करता है। एक चीज समझिए, जैसे मान चलो आपके सामने ये आपका क्या है? कोई भी एटम है। क्या है मेरे भाइयों? एटम है, और इस एटम के बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। इसके जो खोज करता है ना इसके, तो भाई साहब इसके वही है कौन? ये भाई साहब से रदरफोर्ड। समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलिए तो थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यदि
आप सुनते हो। देखिए अगले क्वेश्चन पर बताते हैं। देखिए समझिए, कोई पदार्थ बनाना है ना। पदार्थ को हम बोलेंगे मैटर। एक चीज समझिए, मैटर जो है वो मिलकर बना होगा किसी ना किसी किससे, कंपाउंड से। कंपाउंड को क्या बोलेंगे, यौगिक है। और कंपाउंड जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा, किसी ना किसी किससे, एलिमेंट से। एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तत्व। और भाई साहब तत्व जो बना होगा वो किसी ना किसी किससे बना होगा, वो बना होगा भाई साहब आपका, वो बना होगा आपका किससे, अणुओं से। किससे, अणु, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं अणु। और भाई साहब ये अणु जो बने होते हैं ये मिलकर बने होते हैं आपके किससे, एटम से। एटम जिसको हम बोलते हैं परमाणु। तो आपसे पूछने लगे ना किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाई साहब आपके क्या होती है, एटम होती है। क्या होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एटम होती है किसी पदार्थ की। तो इसका मतलब एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बना, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना, कंपाउंड से मिलकर क्या बन जाता है आपका, कोई भी पदार्थ बनता है। समझ रहे हो ना भाई। चलिए आगे तरफ चलेंगे। इसी क्वेश्चन देखिए, भारतीय एक भारतीय मनोवैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो भाई साहब आपको पता होगा, बोस हैं, रमन है, शाह है, चंद्रशेखर है। तो इसका आंसर होगा शायद कौन सा, एक बोस थे, है ना। तो क्या बोल जाते हैं, विशिष्ट मूल कण के साथ जो जुड़े हैं उनका नाम है बोस। आपने कभी सुना होगा, एक व्यक्ति थे, पदार्थ की पांचवी अवस्था में बताने वाले एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे, आइंस्टीन और बोस, जिसको हम बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की मैटर की पांचवी अवस्था होती है, ठीक है। तो बीईसी था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वही बोस विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो ध्यान रखें, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, कमेंट करके बता दीजिए फटाक से। भाई साहब चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, वो होती है प्लाज्मा। क्या होती है भाई साहब, प्लाज्मा। देखिए ये नेचुरल में नहीं मिलती, प्लाज्मा और बीईसी जो चौथी पांचवी अवस्थाएं हैं, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बीईसी, ये नेचुरल नहीं मिलती है। नेचुरल तो तीन ही मिलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए आगे तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऐसा कौन सा परमाणु होता है, ऐसा कौन सा एटम होता है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हीलियम होगा, टाइटेनियम होगा, या फिर हाइड्रोजन होगा, या फिर लिथियम होगा। कौन सा होगा मेरे भाइयों, तो भाइयों वो होगा आपका हाइड्रोजन। कौन सा होगा, हाइड्रोजन। एक प्रकार सुनिए, हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है। अब मुझे ये बता दिए गैस है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है जी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, हाइड्रोजन जो होगा सिंबल जो होता है इसका एच होता है। और भाई साहब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अच्छा ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो हाइड्रोजन का स्थान था आज भी इसका स्थान निश्चित नहीं है भाई साहब। सभी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक इस बात पर कंफ्यूजन में है कहां पर रखना है। चलिए, तो हाइड्रोजन जो होगा इसके न्यूट्रॉन जो होंगे, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर इसका फटाक से। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रवृत्ति खोज किसने की थी, तो भाई साहब ये ऑप्शन देखिए, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन या लीनियस। तो भाई साहब इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, डी ब्रोगली। कौन होगा भाई साहब, डी ब्रोगली। इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, क्या होंगे भाई साहब, इसका डी ब्रोगली जो होंगे इसके क्या होंगे, खोज करता हूँ किसके, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज करता कौन होंगे, डी ब्रोगली। कौन होंगे भाई साहब, डी ब्रोगली। जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु। तो तत्व का सबसे छोटा जो भाग होता है, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा होता है भाई साहब, आपको तत्व का एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो बना होगा, एलिमेंट मिलकर बना होगा आपका किससे, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स जो मिलकर बना होगा वो मिलकर बना होगा एटम से। हिंदी में इसको बोलते हैं तत्व, हिंदी में इसको बोलते हैं अणु, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाई साहब परमाणु। क्या बोला जाता है, तो देख लो भाई साहब, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम। क्या है, एटम। तो भाई साहब आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा मेरे भाई, ए आंसर। जॉन डाल्टन। कौन है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कौन है भाई साहब, जॉन डाल्टन।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में जो रह सकता है वही अणु है, धनायन है, परमाणु है या ऋणायन है। तो वही बताया भाई साहब, सबसे छोटा जो कण होता है वो कौन सा होता है? परमाणु, जिसको हम बोलते हैं एटम। अच्छा देखिए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि एटम से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखो, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एटम होता है, परमाणु होता है। परंतु यदि एटम भी जो मिलकर बना होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सर जी इलेक्ट्रॉन, सर जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एक होता है सर जी प्रोटॉन, और सर जी एक होता है क्या? न्यूट्रॉन। ध्यान रखें भाई साहब, पते की बात बताइए, ये तीन आपके छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स होते हैं, ये तो सच छोटा है ही है, और ये भी मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है जी बच्चों, तो परमाणु खोजकर्ता कौन है? जॉन डाल्टन है। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वो परमाणु भाई। अगला क्वेश्चन 117, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। आपके अंदर गुण है तो किसी की क्वालिटी पर निर्भर होंगे ना, समझ रहे हो? तो इस किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम के अंदर जो गुण निर्भर करते हैं, किस पर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु के भार पर, या प्रोटॉन की संख्या पर। जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका। तो भाई साहब ध्यान रखना, किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं वो मेरे भाइयों इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, उसके स्ट्रक्चर पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होता है? परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो सबसे ज्यादा जो होता है किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, 118 है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जब आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल जाता है तो भाई साहब आपका बनता है, देखिए, प्रोटॉन, मैं लिख रहा हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से जो बनता है भाई, वो आपका क्या बनता है? एटॉमिक, एटॉमिक मास। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे, इसको न्यूट्रॉन बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमाणु, परमाणु भार कह दो या परमाणु द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है भाई साहब। ठीक है जी, परमाणु भार कह दो या परमाणु द्रव्यमान कह दो, बात एक ही मेरे दोस्तों। ठीक है जी, यदि अच्छी लग रही है वीडियो भाई साहब, वीडियो को लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। जो मेरा भाई नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करे। चलिए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। जहां प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या मतलब एटॉमिक, एटॉमिक आप क्या कह सकते हो? नंबर भी कह सकते हो। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वहां भी आप कह सकते हो? एटॉमिक नंबर कह सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है भाई साहब? किसी भी एटम के अंदर क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? द्रव्यमान संख्या, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अगला क्वेश्चन है भाई 119, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? मतलब किसी भी ऐसी कौन सी किरण है, किसी भी न्यूक्लियस के जो आकार है, न्यूक्लियस का आकार का आकलन किया जा सकता है? तो है भाई साहब अल्फा है, बीटा, गामा। ठीक है, इनमें से कौन सी रेडियस कौन सी किरण होती है? तो भाई साहब वो कौन सी होती है? आपका कौन सी होती है? अल्फा होती है। ठीक है जी, विशेष तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, मतलब नाभिक के पॉजिटिव चार्ज के बारे में ये बात किसने करी थी? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने या अरस्तू ने? तो भाई साहब अभी मैंने आपको बताया है, तो ध्यान रखना, नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड हैं। तो यही बता रहे थे भाई साहब इसके बारे में, नाभिक के बारे में। तो नाभिक के खोजकर्ता है, एटम के, नाभिक के, या किसी भी एटम के न्यूक्लियस के खोजकर्ता जो कहें रदरफोर्ड ही, और यही बताएंगे भाई साहब कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। किसमें? किसी भी नाभिक के न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो भाई साहब परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक जो माना जाता है भाई साहब, वो क्या होता है भाई साहब? वो होता है C12। ठीक है जी, कौन सा होता है? C कार्बन 12। कौन सा होता है? एक और होता है C14, है ना, ये होता है कार्बन डेटिंग। क्या होता है? कार्बन डेटिंग। ठीक है, एक होता है यूरेनियम 235, इसमें आपकी एज ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी की उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है जी, एक होता है कोबाल्ट 60, इसमें आपका कैंसर के उपचार, कैंसर के बारे में, कैंसर का उपचार, है ना, कैंसर के बारे में पता लगाया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम होता है, कोबाल्ट होता है, कार्बन 14 होता है। ठीक है जी, कोबाल्ट। ठीक है जी, कोबाल्ट 60 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने, मैडम क्यूरी ने, चैडविक ने या फैराडे ने? तो भाई साहब आणविक सिद्धांत के बारे में जो बताया था
वो बताया था भाई साहब जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था? जॉन डाल्टन, जिसने परमाणु के बारे में खोज करी थी। वही आणविक कण है, या आणविक कण हम कह सकते हैं किसी भी एटम के बारे में या किसी भी परमाणु के बारे में जो बताया था, वो किसने बताया था भाई? वो किसने बताया था मेरे भाइयों? वो किसने बताया था? वो जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है जी, समझ में आ रही है? चलते रहिए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा जो कमेंट आ रहे हैं मेरे भाइयों के, बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई। देखिए आगे तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन सुनिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो भाई साहब आपको पता होगा ना, बाह्यतम कक्षा जो होता है आपने सुना होगा, एक सेल्स होती हैं, ठीक है, ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं भाई साहब, विशेष तौर पर जानना, KLMN ऐसे सेल होते हैं, ठीक है। तो 2 8 18 32, ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो भाई साहब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो रह सकते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? वो रह सकते हैं आपके कितने भाई साहब? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं बाह्यतम कक्षा में? अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए भाई साहब आपको पूरा थ्योरिटिकल पढ़ना है तो आप चैनल में आप वीडियो देखिए, वहां पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। लगभग आपके जो जो आपकी क्वेरीज रहेगी वो कंप्लीट होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है जी, दिक्कत ना लें, ठीक है। और चीज़ें हम आपको कराते रहेंगे। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो भाई साहब सोडियम कह रहा है Na, ठीक है जी। आप बता दिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कितना होता है इसका जी। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कोर में कितनी संख्या होती है? तो भाई साहब ये कितनी होती है भाई साहब? आपका सोडियम परमाणु होती है कितनी? 10। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 10 होती है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है मेरे भाइयों? वो होती है 10 होती है। कितनी होती है जी? 10 होती है। तो बताऊंगा बेटा, हाफ सब सेल होता है, एक फुल सब सेल होता है, ये सारी चीजें होती हैं, आप थ्योरेटिकल में बताएंगे, इतना समय नहीं है भाई साहब, आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है जी। पेपर नजदीक है, इसी वजह से आपको क्या एमसी को क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? मतलब कि किसी भी एटम का जो मास है किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पर। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब, ये निर्भर करता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पर। इसका मतलब परमाणु का द्रव्यमान, और परमाणु का द्रव्यमान है तो भाई साहब किसमें होगा? वही मैंने आपको बताया था, न्यूट्रॉन प्लस आपके क्या मिलेंगे? प्रोटॉन बनेंगे। तो आपका क्या बन जाता है? आपका एटॉमिक मास बन जाता है। क्या बन जाता है? एटॉमिक मास बन जाता है, जिसको मतलब परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। देखिए आपको मैं बता देता हूं, कोई भी एटम है, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं आपके आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियस में, इसको बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं भाई साहब? न्यूक्लियस बोलते हैं भाई। और न्यूक्लियस में जो होते हैं भाई साहब आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके चारों तरफ जो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलिए भाई साहब आगे तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने, पाउली ने, रदरफोर्ड ने, ट्रेवेनियस ने। तो बताइए भाई, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत जो दिया था भाई साहब वो किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग, ठीक है जी। रदरफोर्ड का बता दीजिए, ट्रेवेनिस को बता दीजिए, ये किसके खोज करता है, ठीक है जी। ये ट्रेवेनिस बता दीजिए, ये किसके खोज करता है, ठीक है। ये बायोलॉजी संबंधित है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायोलॉजी संबंधित है ना, बायोलॉजी समझिए। कॉर्लिनियस और ट्रेवेनिस, जो उसको क्या कहा जाता है, किसके? बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है भाई साहब। चलिए, रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस के खोजकर्ता। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस के खोजकर्ता। किसी भी परमाणु के एटम का न्यूक्लियस के खोजकर्ता कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, हाइजेनबर्ग को क्या जाता है? अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? नाभिक की खोज या फिर न्यूक्लियस की खोज जो कही है, आपको पता है भाई साहब, एटम के न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड है, परंतु किस किरणों की सहायता से किया था? तो भाई साहब आपको पता पड़ेगा, वो होता है आपका कौन सा? वो कौन सा होता है? अल्फा किरणों, ठीक है जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार रहेगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, भाई केमिकल जो नेचर है वो किस पर निर्भर करेगा? किसी भी एटम का या फिर किसी भी एलिमेंट का केमिकल नेचर जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा? वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई साहब, वो निर्भर करता है आपका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं, उस पर निर्भर करेगा किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति कैसी होगी। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s, आपने सुना ना, तो इसका लॉजिक भी है भाई साहब, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के केमिकल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पर निर्भर करेंगे? किस पर डिपेंड होते हैं? परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर,
या फिर परमाणु द्रव्यमान भार पर या फिर परमाणु भार पर। इसको हम बोलते हैं भाई साहब, ध्यान रखें, इसको हम एटॉमिक नंबर क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे भाई साहब, इसको कंफ्यूज ना होना है भाई, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास भाई, इसको एटॉमिक मास बोलेंगे मेरे दोस्तों। इसको भार बोलेंगे, वही बात है, मास ही आ जाता है। और ये भाई वो भी क्या होता है, एटॉमिक मास ही होता है। इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, मास ही। तो ध्यान रखेंगे किसी तत्व के रासायनिक गुण जो निर्भर करते हैं वो भाई साहब उसके निर्भर करते हैं एटॉमिक नंबर पर। किस पर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या भाई अपने नाम से आप जाने जाते हो, ठीक है, आपके वेट से नहीं जाने जाते हो। आपका नाम जो भी है, सोन है, मोहन है, ठीक है, गीता है या सीता है, आप नाम से जाने जाते हो। आपके अंदर 150 किलो वजन है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब 150 किलो वजन से आप जाने जाओगे, ठीक है, वो ज्यादा ही हो तो अलग बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया भाई साहब, निम्नलिखित में से जो विभाजित नहीं किया जा सकता है, देखिए वो किया जा सकता है, वो आपका वो होगा आपका फोटोन। फोटोन देखिए ध्यान रखनी है, जो आपकी लाइट होती है, लाइट या हम कहते हैं प्रकाश, प्रकाश है ना, प्रकाश की यदि मैं आपसे स्पीड पूछने लगूं, कि लाइट की स्पीड आपसे पूछने लगूं, तो वो होती है सर जी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम कह सकते हैं। देखिए लाइट जो होती है, लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है, नो रिक्वायर ऑफ मीडियम। तो मीडियम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं है भाई साहब। ये लाइट है, आप एयर भी हटा दोगे तब भी आपकी क्या लाइट चलेगी। एक बात सुनिए कि लाइट की एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोन, क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। कुछ पैकेट्स टाइप में होते हैं फोटोन के, फोटोन के पैकेट्स टाइप से आपका बनता है लाइट बनता है, तो ध्यान रखना फोटोन। तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटी इकाई होती है लाइट की भी और वैसे भी, ध्यान रखना। परंतु हम परमाणु को तोड़ सकते हैं सर जी, और भी, क्यों, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ध्यान रखें भाई साहब, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आप एटम को तोड़ सकते हो परंतु फोटोन को नहीं तोड़ सकते। आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, फोटोन, क्या होगा, फोटोन, क्या होगा, फोटोन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 131, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी है भाई साहब, आपको पता होगा। रेडियो सक्रियता की जो खोज करी है वो करी है भाई साहब हेनरी बैकुरल। कौन है भाई साहब, हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है, हेनरी बैकुरल ने की है, ठीक है जी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी है, तो भाई साहब वो किसने करी है, बता दीजिए फटाफट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या फिर मेरे भाइयों नाभिक का। जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो भाई साहब ये न्यूक्लियस का गुण है। किसका गुण है, न्यूक्लियस का गुण है मेरे भाई, नाभिक का गुण है, केंद्रक का गुण होता है रेडियो सक्रियता, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा 133, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। देखो रेडियो सक्रियता की खोज है हेनरी बैकुरल, और इकाई की मैं बात करता हूं तो भाई साहब वो क्या होता है, क्यूरी होती है, क्यूरी, क्या होती है, क्यूरी, क्योंकि एक मैडम क्यूरी थी, उसके नाम के आधार पर ही रखा गया था। रेडियो सक्रियता की यूनिट जो रखी गई है ना, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं क्यूरी, क्या बोलते हैं, क्यूरी, समझे भाई। तो क्या होता है क्यूरी। अच्छा कैंडेला बता दो, कैंडेला किसका होता है, ये होता है भाई साहब आपका, ये होता है आपका ज्योति तीव्रता, इसकी होती है ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बोला जाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी, क्या बोला जाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है मेरे भाइयों कैंडेला का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने करी है, तो विलार्ड ने, डाल्टन ने, फेराडे ने या रदरफोर्ड ने। सीधा सीधा आंसर आपको याद करना है, अल्फा बीटा की जो किरणें खोज करी है वो रदरफोर्ड ने करी है। किसने करी है, रदरफोर्ड ने, वही रदरफोर्ड है जिन्होंने किसकी खोज करी है, तो न्यूक्लियस की खोज करी है भाई साहब। किसके न्यूक्लियस की, किसी परमाणु के न्यूक्लियस। तो परमाणु खोज किसने करी है, जॉन डाल्टन ने करी है। समझ में आ रहा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा 135, एक्स किरणें की खोज किसने करी है। एक्स किरणों के जो खोज करता है भाई साहब वो फेराडे हैं, न्यूटन है, रदरफोर्ड है, ये इनमें से कोई नहीं भाई साहब, इसमें तो आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक्सरे, एक्सरे आप कराते हो ना, एक्सरे, वो एक्सरे जो होता है इसके खोज करता है भाई साहब आपके रोंटजन। क्या नाम है, रोंटजन भाइयों, इसके खोजकर्ता जो है रोंटजन है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। इनमें से कोई लगाना, कोई भी फेराडे न्यूटन कुछ नहीं लगाना भाई साहब, इनके खोजकर्ता बिल्कुल नहीं है ये। इसके खोजकर्ता है रोंटजन, एक्सरे किरणों की खोजकर्ता रोंटजन है, इनमें से कोई नहीं है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गामा किरणों की खोज किसने की है, तो गामा की खोज जो की है रदरफोर्ड ने, फेराडे ने, चैडविक ने। तो भाई साहब गामा किरणों की खोज करी है वो करी है रदरफोर्ड ने। देखिए गामा किरण जो होती है इसकी ना भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता,
भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता ज्यादा, ठीक है जी, किसकी होती है, ज्यादा जो होती है भेदन क्षमता वो किसकी होती है, आपकी गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, सुना होगा आपने, समस्थानिक और संभारिक। तो आइसोबार जो होता है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, एक्सरे किरणों से, गामा किरणों से, बीटा किरणों से, अल्फा किरणों से। तो भाई साहब आपको आंसर बताना है, तो इसका क्या होता है, गामा किरणों से। किससे होता है, गामा किरणों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें नेगेटिव चार्ज होता है ना, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि जो आपका आवेश होता है, चार्ज जो होता है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, आवेश की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है भाई साहब वो होती है क्या चीज, आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, क्या होती है, कूलाम, ठीक है जी। तो निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होगा, तो भाई साहब वो किसमें होगा, बीटा किरणों में, किसमें होगा, जो आपकी बीटा रेज होती है, ठीक है बच्चों। तो निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होगा, बीटा किरणों में। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, वही आ गया क्वेश्चन दोबारा से। तो भाई साहब कौन सा होगा, ऋणात्मक, कौन सा होगा, तो बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश उत्सर्जित करती है, बीटा किरणें किस प्रकार का चार्ज आवेश करती हैं, तो जो आवेश होता है वो किस प्रकार करती है, ऋणात्मक, नेगेटिव चार्ज करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है, ऐसी कौन सी रेज होती है जिसकी आयतन क्षमता जो है वो कैसी है, सबसे कम है, अल्फा किरण है, बीटा किरण है, या फिर गामा किरण है। तो भाई साहब वो कौन सा होगा, सीधा सीधा वो कौन सा होगा, गामा किरण है भाई साहब, कौन सा होगा, गामा किरण, कौन सा होगा बच्चों, गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 141, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो मैं बता रहा था आपको कौन सा होगा बेटा, गामा किरण। गामा किरणें जो होती हैं सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा रेज की, और सबसे कम भेदन क्षमता आपसे पूछने लगे, सबसे कम भेदन क्षमता, तो सबसे कम भेदन क्षमता जो होती है वो होती है भाई साहब आपकी रेडियो वेव, कौन सी होती है, रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें जो होती हैं सबसे कम भेदन क्षमता होती है, सबसे ज्यादा जो होती है इसकी होती है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होगी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज्यादा इसकी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी भाई, इस गामा किरणों की, गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे, फ्रीक्वेंसी जो होगी कम होगी किसकी, रेडियो वेव्स की। परंतु आपका इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, है ना, वेवलेंथ जो होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, और इसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है जी, उल्टा होता है इसमें, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा तो यहाँ वेवलेंथ कम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, अभी मैं बता रहा था, यूरेनियम डेटिंग होता है, कौन सा होता है, यूरेनियम, आपने सुना होगा, यूरेनियम 235 जो होता है, इससे पता लग जाता है पृथ्वी की उम्र का। अच्छा बताइए, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेड़ों की उम्र का पता, पेड़ों की उम्र का पता बता दीजिए भाई साहब, शानदार क्वेश्चन, पेड़ों की उम्र का पता कैसे लगा जाता है, वृक्षों की उम्र का पता कैसे लगा जाता है, तो ये होते हैं भाई साहब एनुअल रिंग, क्या होता है, एनुअल रिंग क्या होता है, एनुअल रिंग क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक वलय, क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय जो होते हैं। अब बताऊं कैसे, पिक्चर बना के, जैसे आप पेड़ काटते हो ना, पेड़ का तना जो होता है, तो समझिए ऐसे कटता है ना पेड़ ऐसे, अभी आप तने को देखना, ये जितने आपके ये होंगे ये वार्षिक वलय होंगे पेड़ का तना। यदि मान के चलो 1 2 3 4 5 6 है ना तो ये पेड़ 6 साल पुराना है, कितने साल पुराना है, 6 साल, प्रत्येक साल एक एनुअल रिंग बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, परमाणु बम का आविष्कार सभी को पता है सर जी, किसका है, लगा दो सर जी, ऑटोहॉन, क्या है, ऑटोहॉन, कौन सा है, ऑटोहॉन, कौन सा है, ऑटोहॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करेगा, तापीय दहन, संलयन, विखंडन। तो परमाणु है, और परमाणु का ही भाई साहब क्या कर देगा, बिखेर देगा, परमाणु जब फटता है बिखर जाता है, विखंडन होता है, क्या होता है, विखंडन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होता है। और एक नाभिकीय संलयन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, FU फ्यूजन, ठीक है जी, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। सूर्य जो होता है इस पर काम करेगा, सूर्य, नाभिकीय संलयन पर सूर्य। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए,
सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से, नाभिकीय खंडन से, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य से होता है तो भाई साहब कौन सा होगा, नाभिकीय संलयन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी। तो नाभिकीय संलयन से क्या होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है प्लस में क्या होता है हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के मिलने से नाभिकीय संलयन होगा, जिसमें क्या होता है बहुत सा भाई साहब हाइड्रोजन जो होता है लगभग आपका 78% होता है, और भाई साहब हीलियम जो होता है लगभग कितना होगा, जो बच जाता है 21 या 22 जितना परसेंट बच रहा है आप इसमें लगा दीजिए। ठीक है जी, 22% के आसपास, 21%। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करती है ना, हेतु प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डेटिंग भाई साहब पौधों की उम्र, चट्टानों की, जीवाश्म, ये सब जल्दी से बता दीजिए। तो भाई साहब जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग C14, क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग जिसको हम बोलते हैं C14 होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाना, मतलब ये पेट्रोल डीजल जो होते हैं जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनकी उम्र लगा जाता है, पता कितने साल पुराने रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 147, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या होती है भाई साहब आपकी कितनी होती है, भाई साहब आपकी होती है 3। कितनी होती है, देखो बेटा हाइड्रोजन पहला है ना, तो ध्यान रखना समस्थानिक कितने होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं, सभी को पता सर जी, सबसे अधिक जो समस्थानिक होते हैं आइसोटॉप्स जो होते हैं सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पोलेनियम के होते हैं। सर किसके होते हैं, पोलेनियम के, सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलेनियम के होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब, आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे। तो सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स किसके होते हैं, पोलेनियम के। आइसोटॉप्स जो होते हैं उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, आइसो बार जो आएंगे उसका एटॉमिक मास क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, आइसोटॉप्स आइसोबार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारित उत्पन्न होते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारित उत्पन्न होते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण। तो ध्यान रखना विशेष तौर पर वो होते हैं भाई साहब बीटा रेज। कौन सी रेज होती है भाई साहब, बीटा रेज। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 150 का आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, जल की, अमोनिया की, एसिटिलीन की, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से भाई साहब इसकी होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो होती है ऐसी होती है, चतुष्फलकीय होती है भाई साहब। ठीक है जी, ऐसे मान के चलो, ऐसे 4 वो बन जाएंगे तो चतुष्फलकीय आपकी जगह होती है, आपकी इसकी स्ट्रक्चर होगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है जी बच्चों, समझ में आया होगा भाई साहब। आपके 150 क्वेश्चन नहीं, मतलब कितने, लगभग आपके 200-250 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, और ये क्वेश्चन जो थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी, और इस प्रकार की वीडियो आप पाना चाहते हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।